एक एंकर, एक स्टार, हीरो ऑफ द नेशन, या फिर एक शातिर कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये एक ऐसा केस था जहां पर एक क्राइम रिपोर्टर खुद ही जेल जाने वाला था, देश का हीरो विलन बनने वाला था। टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड का होस्ट शोएब इलियासी, उसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया था। शोएब के सारे दाव पेच फेल होते चले गए। इसके अलावा शोएब के खिलाफ एक से ज्यादा पासपोर्ट होने के भी मामला दर्ज किया गया। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा केस था जिसने हम सब हिंदुस्तानियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग आखिर है कौन, हम लोगों को क्या होता जा रहा है। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स भारत। 10 जनवरी सन 2000 की रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक एम्बुलेंस दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पहुंचती है। एक आदमी स्ट्रेचर पर एक औरत को लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उस औरत ने अपने आप को जख्मी कर रखा था, उसके शरीर पर घाव थे, खून बह रहा था उसके शरीर से। हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद तमाम डॉक्टर्स फौरन सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं और हरकत में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स को बताया गया कि इस औरत ने एक चाकू से अपने आप को ही घायल कर दिया। डॉक्टर्स ने पहले तो उसकी पल्स चेक करी, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत को आखिरकार मृत घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल। इस औरत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और बाद में मौत की वजह सुसाइड यानी आत्महत्या बताई गई। औरत की डेड बॉडी उसकी फैमिली को हैंडओवर कर दी जाती है। दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट में इस औरत का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इस दौरान अंतिम संस्कार जब चल रहा था तो वहीं पर एक आदमी नमाज अदा करता हुआ दिखाई देता है। ये वही आदमी था जिस पर आगे चलकर इस औरत की मौत का इल्जाम लगाया गया, और वो था इस औरत का पति शोएब इलियासी। शोएब इलियासी द शाहरुख खान ऑफ इंडियन टेलीविजन 90s में, और उससे पहले शायद ही टेलीविजन की दुनिया में किसी ने वो बुलंदी हासिल करी होगी जो शोएब इलियासी ने करी। उस वक्त उनके शो ने हिंदुस्तान के टेलीविजन की रूपरेखा बदल कर रख दी थी। इंडियाज मोस्ट वांटेड, इंडिया फाइट्स बैक, इंडिया का पहला रियल क्राइम शो था। शोएब इलियासी ने अपने शो के जरिए देश के बड़े बड़े क्रिमिनल्स और उनके क्राइम्स को पूरे देश को दिखाया और उनको एक्सपोज किया। सिर्फ दिखाया ही नहीं बल्कि इन क्रिमिनल्स को पकड़वाया भी। शोएब इलियासी के इस शो ने देश को क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ जागरूक कर दिया था, जगा दिया था। हर एपिसोड के बाद पुलिस के पास कई सारे फोन आते थे, लेटर्स आते थे और क्रिमिनल्स की टिप दी जाती थी। कई सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स इस शो के बाद पकड़े गए। श्री प्रकाश शुक्ला भी इन क्रिमिनल्स में से एक बेहद खूंखार गैंगस्टर था उन दिनों का। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा बड़ा गैंगस्टर इंडियाज मोस्ट वांटेड में फीचर होने के सिर्फ 15 दिन ही बाद पुलिस द्वारा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसकी टिप भी इस एपिसोड के बाद ही पुलिस को मिली। शोएब इलियासी इंडियन टेलीविजन पर छाए हुए थे, लेकिन अब हिंदुस्तान का यही हीरो एक विलन बनने जा रहा था, अपनी खुद की ही पत्नी, बीवी, धर्मपत्नी अंजू उर्फ अफसा इलियासी के कत्ल के जुर्म में। शोएब और अंजू दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मिले थे। दोनों वहां पर स्टूडेंट्स थे, टैलेंटेड थे, एम्बिशियस थे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी और दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे। दोनों ने शादी का फैसला लिया और जैसा अक्सर होता है
इनके दोनों के घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। दोनों के पेरेंट्स ने रिश्ते की खिलाफत करी, अपोज किया। दोनों के मजहब अलग थे, दोनों की दुनिया अलग थी। अंजू के पापा जामिया कॉलेज में मेट्रोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वहीं शोएब के पापा मौलाना थे, मस्जिद में इमाम थे। दोनों फैमिलीज अपने अपने सोशल सर्कल्स में बेहद रिस्पेक्टेड थी। मजहब, स्टेटस, क्लास, लोग क्या कहेंगे, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करे जा रहे थे, सिवाय अंजू और शोएब की मोहब्बत के। इन सब फैक्टर्स के बावजूद अंजू और शोएब के बीच दोस्ती और मोहब्बत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वक्त के साथ अंजू के पेरेंट्स ने फैसला किया कि अगर अंजू शोएब के साथ ही रहना चाहती है तो वो उसके साथ खड़े रहेंगे। लंदन 1993 अंजू अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। शोएब भी लंदन में तब एक टीवी चैनल के लिए काम करने लगे थे और उस दौरान दोनों ने वहीं पर कोर्ट मैरिज कर ली और कुछ वक्त बाद शोएब ने अंजू से निकाह भी किया और इस निकाह के बाद अंजू का नाम अफसा इलियासी हो गया। अंजू और शोएब की शादी के कुछ बीच में डिफरेंसेस आने लगे, इनके विचारों में मतभेद आने लगे और जैसा कि कहा जाता है, किसी से प्यार करना और किसी के साथ ता जिंदगी रहना, दोनों में ही बहुत बड़ा फर्क है। दोनों बातें बहुत अलग होती हैं। और फिर इनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। उन दिनों जब अंजू और शोएब इंग्लैंड में थे तब वो एक क्राइम शो देखा करते थे वहां पर, और मीडिया स्टूडेंट्स होने के नाते इन्होंने रियलाइज किया, इन्हें एहसास हुआ कि ऐसा ही शो अगर इंडियन ऑडियंस के लिए ये टेलीविजन पर लेकर आए तो वो चलेगा, हिट हो जाएगा। इंडिया आने के बाद दोनों ने इस शो पर काम करना शुरू किया। हालांकि इस समय दोनों के पास कोई भी स्टेडी इनकम का सोर्स नहीं था। वो इन दिनों अंजू के पेरेंट्स के घर में रहने लगे और स्ट्रगल का दौर चल रहा था दोनों का। लेकिन एक दिन फाइनली जी टीवी ने उनका ये शो लॉन्च करा और इस शो का पहला एपिसोड अंजू से एंकर करवाया। लेकिन बाद में शोएब को इस शो का एंकर बना दिया गया। इंडियाज मोस्ट वांटेड ये शो बहुत जल्दी इंडिया का बेहद पॉपुलर शो बन गया। स्ट्रगल करते हुए शोएब और अंजू की जिंदगी अब बदलने वाली थी। इस शो की कामयाबी के बाद अपनी अलग जिंदगी बनाने के लिए दोनों ने दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत उस वक्त 15 लाख रुपए थी। आर्थिक तौर पर दोनों की जिंदगी अब सेट होती जा रही थी। ये शो तेजी से पॉपुलर होता जा रहा था और शोएब सेलिब्रिटी बनते जा रहे थे। घर पर चीजें कैसी चल रही थी इससे किसी को कोई मतलब नहीं था, किसी को नहीं मालूम था उनके घर पर क्या चल रहा है। लेकिन शायद अब अंजू को लगने लगा था कि ये फेम, सक्सेस और पैसा शोएब के दिमाग में चढ़ चुका है। शोएब अपने काम, अपने करियर, अपने शो को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि अंजू को वो वक्त नहीं दे पा रहे थे ठीक से। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहती थी। शोएब की पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे, क्योंकि ये क्राइम शो था। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को उन्होंने एक्सपोज करा था अपने शो पर। शोएब को धमकियां आने लगी, थ्रेट्स आने लगे, जान की धमकियां भी आने लगी। और इन धमकियों की सीरियसनेस को देखकर, गंभीरता को देखकर उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी असाइन कर दिया था। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक डाई हार्ट फैन की, जिसने शोएब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये अपने आप को शोएब का एक बहुत बड़ा फैन बताता था। एक दिन वो शोएब को एक गुरुद्वारे ले जाता है और शोएब अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर जाते हैं। वहां पर ये जेड नाम का एक शख्स शोएब को एक लॉकेट देता है। जब शोएब अपनी बेटी के साथ घर वापस लौटते हैं तो ये बात अंजू को पता चलती है और वो शोएब पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम किसी फैन से मिलने के लिए गुरुद्वारे चले गए और उसके साथ मेरी बेटी को भी वहां ले गए। उनके बीच में एक झगड़ा होता है और अंजू शोएब को जोर देकर बोलती है कि तुरंत ये लॉकेट
उस जेड नाम के शख्स को उसको वापस करके आऊं। कुछ वक्त बाद शोएब को ये एहसास होता है कि वाकई में अंजू ठीक बोल रही है। शोएब उस लॉकेट को वापस करवा देते हैं, बट जेड का किस्सा अभी खत्म होने वाला नहीं था दोस्तों। कुछ दिनों बाद इनके घर में एक पार्सल आता है उसी जेड नाम से। उस पार्सल को खोलकर देखते हैं ये लोग तो उसके अंदर एक खून के अंदर सोक्ड, यानी कि खून से लथपथ एक लॉकेट, वही लॉकेट मिलता है जो उसने गुरुद्वारे में शोएब को दिया था। ये देखने के बाद अंजू का गुस्सा और चिंता दोनों ही बढ़ जाते हैं। वो शोएब को इस जेड नाम के व्यक्ति से मना करती है कि आज के बाद कभी भी नहीं मिलना, कभी भी बात नहीं करनी। शोएब ऐसा ही करते हैं और कुछ दिनों बाद शोएब के फोन पर जेड की बीवी का फोन आता है। वो ये कहती है शोएब से कि आपने जब से बात करनी बंद करी है तब से इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है, काम पर जाना भी बंद कर दिया है। उन्होंने शोएब से दरख्वास्त करी कि आप प्लीज जेड से बात कर लीजिए। ये जेड जो कोई भी था, शोएब और अंजू की लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा था धीरे धीरे। 10 जनवरी सन 2000 शोएब अपने ऑफिस में थे। वो वहां कुछ काम कर रहे थे और काम करने के बीच उनकी झपकी लगी और 4 बजे करीब वो सोने चले गए, एक नैप लेने चले गए। जब 8:30 बजे वो उठे तो उनको बताया गया कि अंजू ने कई बार शोएब के फोन पर कॉल किया, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। शोएब अंजू को तुरंत कॉल बैक करते हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। जब वो दोबारा फोन करते हैं तो उनका ड्राइवर फोन उठाता है। वो कहता है कि साहब मैं आपकी बेटी को लेकर ऑफिस पहुंच रहा हूँ। शोएब कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको ऑफिस लाने की, थोड़ी देर में मैं खुद ही घर आ रहा हूँ, मैं उसे घर पर आकर ही मिल लूंगा। ये बोलकर शोएब फोन काट देते हैं। इसके बाद शोएब अपनी किसी स्टाफ के साथ ईस्ट ऑफ कैलाश जाते हैं अपने ऑफिस के लिए कोई नई प्रॉपर्टी देखने। उस वक्त शोएब के मोबाइल पर अंजू का फोन आता है। वो बोलती है कि मैंने जेड से फोन पर बात कर ली है। अंजू ने कहा कि मैंने उसे बता दिया है कि तुम जीत गए हो, मैं हार गई हूँ। शोएब ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो अंजू से कहता है कि मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ, और फोन काट देता है। कुछ वक्त बाद जब शोएब अपने ऑफिस वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी वहां बैठी हुई उनका इंतजार कर रही थी। वो ये देखकर नाराज हो जाते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम्हें किसने बोला था मेरी बेटी को यहाँ लाने के लिए, मैंने मना भी किया था। वो ड्राइवर कहता है कि साहब मैं क्या करूं, मैडम बहुत जोर दे रही थी, इसीलिए मुझे मजबूरन बच्ची को ऑफिस लाना पड़ा। तभी शोएब के टाइपिस्ट बाहर आते हैं और बताते हैं कि मैडम का फोन आया था उनके पीछे से और वो ये कह रही थी कि शोएब अपनी बंदूक घर पर ही भूल गए। अब ये बात सुनकर शोएब को बड़ा अटपटा सा लगा और एहसास हुआ कि आज मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। शोएब फौरन अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। घर पर दरवाजे की घंटी बजाई और अंजू ने दरवाजा खोला, लेकिन अंजू दरवाजा खोलते ही बिना कुछ बात किए अंदर अपनी बेटी के रूम में चली गई। शोएब अंजू से बात करने के लिए अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और वहां पर इस जेड नाम की शख्सियत को लेकर एक और बहस छिड़ जाती है दोनों के बीच। अंजू बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी उस वक्त। वो शोएब से कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस जेड नाम के व्यक्ति के साथ वक्त बिताने में मजा आता है। दोनों में बहुत बहस होती रही। तभी घर की घंटी बजती है और उससे इनकी बहस कुछ देर के लिए रुक जाती है। शोएब बाहर जाकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि उनका बार्बर आया है घर पर, यानी कि उनका नाई घर पर आया है। दरअसल अगले दिन शोएब का एक शूट था और रात में ही शोएब ने बार्बर को अपने घर बुला लिया था क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिल पाया था उस दिन कटिंग करवाने। शोएब और अंजू की आर्गुमेंट्स डिसरप्ट हो चुकी थी और वो बाल कटवाने के लिए
तैयार ही हो रहे थे कि तभी अंजू कमरे से बाहर निकल कर आती है और इंग्लिश में शोएब को बोलती है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ। शोएब और अंजू कमरे में जाते हैं, दोनों के बीच कुछ बात होती है और शोएब बाहर आकर बार्बर को कहते हैं कि वो कल स्टूडियो ही आकर डायरेक्टली उनका हेयर कट कर दें। बार्बर ये सुनकर घर से चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ अंजू, शोएब और उनकी बेटी, ये तीनों अकेले थे। जब शोएब अंजू के पास वापस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बंदूक का कवर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर से बंदूक गायब थी। शोएब अंजू से पूछते हैं कि अंजू बंदूक कहाँ पर है, और अंजू बोलती है कि वो बंदूक मेरे हाथों में है। और फिर वो शोएब से कहती है कि मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बिटिया का, आलिया का ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे मेरे पीछे से। शोएब इस बात को सुनकर घबरा जाता है, अंजू का रवैया देखकर घबरा जाता है। वो अंजू से कहता है कि अंजू बंदूक मुझे दे दो, ये क्या बातें कर रही हो तुम। इतनी देर में अंजू ने अपनी दीदी जो कि कनाडा में रहती थी, उनको कॉर्डलेस फोन से फोन मिला दिया और वो फोन शोएब की तरफ फेंक दिया और शोएब से कहती है कि दीदी से प्रॉमिस करो फोन पर कि तुम मेरे जाने के बाद हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। जब सामने से कोई फोन उठाता है तो शोएब चिल्लाता हुआ कहता है कि अंजू का दिमाग खराब हो चुका है, ये मुझसे ऐसे फजूल की बातें कर रही है और वायदे लिए जा रही है, और हाथ में बंदूक पकड़े खड़ी हुई है। फोन पर ये सब बातें सुनकर उसकी बहन, अंजू की बहन रश्मि हैरान परेशान हो जाती है, और जो लोग वहां पर थे वो भी सुनकर बेहद घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि अंजू से हमारी बात करवाओ, लेकिन अंजू तो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी, जैसे कि उसके सर पर कोई भूत सवार हो गया था। अंजू ने बात करने से मना कर दिया। ये सब सुनकर अंजू की बहन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने रिश्तेदारों को जो कि हिंदुस्तान में थे उन सबको फोन कर कर, अपने रिलेटिव्स को फोन करके बताती है कि प्लीज कोई जाकर इस मसले को सुलझाओ, हेल्प करो वहां पर। अंजू लेकिन अभी भी वही सवाल बार बार पूछ रही थी कि क्या मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखोगे शोएब तुम। और अंजू शोएब की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, कोई बात नहीं मान रही थी उस वक्त, जैसे कि उसको कोई सनक चढ़ गई हो। शोएब एक वक्त के बाद इरिटेट होकर, गुस्से में आकर अंजू से कहते हैं कि तुमने गोली ही मारनी है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे गोली मार दो, मेरे सीने पर गोली मार दो। शोएब और अंजू में बहस हो ही रही थी कि शोएब ने मौका देखकर झपट्टा मारकर अंजू के हाथों से बंदूक छीन ली और उसे अनलोड किया, उसकी गोलियों को इधर उधर फेंक दिया। और इस वक्त ये सारा मंजर उनकी 2.5 साल की नन्ही सी प्यारी सी बेटी आलिया अपनी आंखों से देख रही थी और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर वो रो रही थी। ये सब देखकर तुरंत शोएब अपनी बेटी को लेकर दूसरे कमरे में जाते हैं और वहां जाकर अंजू के पापा को फोन मिलाते हैं। पूरी की पूरी सिचुएशन अंजू के पापा को वो बताते हैं। इतनी देर में ही अंजू कमरे में आती है, उसी कमरे में जहाँ शोएब और उसकी बेटी थे, और हाथ में एक चाकू लेकर आती है। इस बार, इससे पहले कि शोएब अंजू से बात कर पाते, पागलपन और गुस्से में अंजू ने चाकू अपने पेट में मारना शुरू कर दिया। शोएब ये देखकर चिल्लाने लगा, बोला कि अंजू ये तुमने क्या कर दिया, अंजू ये तुमने क्या कर दिया। वो घबरा गया, उसके हाथ पैर फूल गए। वो फौरन अपने एक बनियान से अंजू के वुंड्स को कवर करने लगा, जहां से खून बहने लगा था बहुत तेज। बाहर जाकर पीएसओ को उसने बुलाया, शोएब ने बुलाया, और अंजू को लेकर वो लोग तुरंत मयूर विहार में नजदीकी एक नर्सिंग होम की तरफ भागे। लेकिन वहां पर जाकर डॉक्टरों ने इमीडिएटली शोएब को और अंजू की हालत को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया। लेकिन अफसोस, जब तक अंजू को एम्स लेकर वो लोग पहुंचते तब तक अंजू इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अंजू को वो लोग बचा नहीं पाए उस दिन। ये था उस 10 जनवरी सन 2000 की रात का सच।
या यूं कह लीजिए कि ये था शोएब इलियासी का बताया हुआ सच। अब शोएब अंजू के अंतिम संस्कार के बाद अपने इन लॉज के यहाँ कुछ दिन तक रहते हैं। पोस्टमार्टम में भी कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह वही बताई गई, सुसाइड, जो कि शोएब ने डॉक्टर्स को बताया था कि अंजू ने अपने आप को स्टैब किया। अंजू के घर वालों ने भी इसी बात को सच माना, लेकिन कुछ महीनों बाद मीडिया में एक सनसनी सी फैल गई जब इस केस में शोएब इलियासी को अरेस्ट कर लिया गया। 28 मार्च सन 2000 को एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट इस केस में आया। शोएब इलियासी को उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर कई सारे संगीन इल्जाम लगाए गए। मेंटल क्रूअलिटी, मानसिक प्रताड़ना, हैरेसमेंट और दहेज के लिए ये हत्या की गई, ऐसा उनके ऊपर इल्जाम लगा। अंजू की मां, जिन्होंने 2 महीने पहले इस हादसे में कुछ भी गड़बड़ नहीं देखा था, अब ये कहने लगी कि शादी के बाद से ही शोएब और उनके परिवार वाले मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, अंजू को परेशान करते थे। शुरुआत से ही शोएब की नजर अंजू की प्रॉपर्टी पर थी, हमारे पैसों पर थी, और शोएब ने अंजू को इतना परेशान कर दिया था कि उसको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ गया। मीडिया को एक अब नई कहानी मिल गई थी, नई खबर मिल गई थी, उनको एक नई हेडलाइन मिल गई थी। देश का हीरो, क्रिमिनल्स को पकड़वाने वाला, सो कॉल्ड देश का नायक, खुद ही एक क्रिमिनल बन गया। शोएब इलियासी पर 498A, 304B और 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का इल्जाम लगा। मीडिया ट्रायल भी शुरू हो चुका था। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट और कानून से पहले हमारे देश के अंदर ही मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमारे देश में और शोएब जैसे कई बेगुनाह लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब मीडिया ही पहले से ये तय कर लेती है कि मुजरिम कौन है, और कई बार बेकसूर लोग भी मुजरिम करार दिए जाते हैं, भले ही बाद में हमारी न्यायिक व्यवस्था उसको निर्दोष साबित कर दे। लेकिन अब सवाल ये था कि शोएब इलियासी ऐसा क्यों करेंगे, वो अंजू की हत्या क्यों करेंगे। अब ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के हाथों में था। मामला कोर्ट में गया और कई सारे एलिगेशंस लगाए गए शोएब पर, और आखिरकार जो इल्जाम अब लगने वाला था वो बेहद ही संगीन था, और वो था कि शोएब इलियासी ने अंजू की हत्या करी है, अंजू का कत्ल किया है। 10 जनवरी को उनके घर में क्या हुआ उसकी एक कहानी शोएब की थी, लेकिन उसी रात की एक कहानी का वर्जन इनकी फैमिली का भी था। सच का एक दूसरा पहलू। अंजू की फैमिली ने कहा कि शोएब और अंजू की बेटी के पैदा होने के बाद भी इन दोनों के बीच में झगड़े कम नहीं हुए, बल्कि दरारें और ज्यादा बढ़ती चली गई। कई बार समझाने की भी कोशिश करी गई इन दोनों को, लेकिन शोएब को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता था। प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में ये झगड़े आम बात हो गई थी इन दोनों के बीच में। इंडियाज मोस्ट वांटेड का फेम शोएब के सर पर चढ़ गया था। वो सिर्फ अपने काम और अपने कैरियर का ही सोचता रहता था, और अंजू को बुरी तरीके से इग्नोर करता था और टॉर्चर भी करता था। और उसके बाद ये जेड नाम का एक शख्स, एक फैन, एक सो कॉल्ड फैन, डाई हार्ट फैन, शोएब की जिंदगी में आया, उससे दोस्ती करी, और इस जेड नाम की शख्सियत ने इस आग के अंदर घी डालने का काम किया। लेकिन इसके बाद एक और एलिगेशन सामने आया कि वो फ्रॉड था, शोएब इलियासी एक फ्रॉड था। उनकी फैमिली ने कहा कि शोएब इलियासी के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट थे, उन्होंने नौकरी लेने के लिए एक जाली डिग्री बनवाई हुई थी, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड्स किए थे। अंजू को शोएब परेशान करता था, तो अंजू शोएब को अक्सर ये धमकियां देती थी कि मैं ये सारे के सारे शोएब के राज, ये फौजरी के राज उजागर कर दूंगी, और शोएब का करियर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा।
इस डर से शोएब ने अंजू की हत्या करी, उसको मोटिव मिला अंजू की हत्या करने का। ये अंजू की फैमिली का वर्जन था। अगर अंजू की परिवार की माने तो ये काम अंजू ने किया ही नहीं था, यानी कि अंजू ने अपने आप को स्टैब किया ही नहीं था। उनके हिसाब से हो ना हो, इन दोनों का जेड को लेकर झगड़ा हुआ होगा और अंजू ने रात को फोन पर अपनी दीदी को ये बोला था कि दीदी प्लीज सेव मी, दिस मैन विल किल मी, ये इंसान मुझे मार डालेगा। उसके बाद शोएब अंजू से फोन छीनता है और गुस्से में कहता है कि आप लोगों के दखल ने, आप लोगों की दखलंदाजी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। आप लोग बहुत ज्यादा दखल देते मेरे परिवार में। अब मैं अंजू को खुद ही हैंडल करूंगा, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ अंजू, ये बोलकर शोएब फोन काट देते हैं। उसके बाद अंजू के परिवार वाले कई दफा फोन करते हैं बट किसी ने फोन नहीं उठाया। और उसके बाद अगले दिन अंजू के पिता को सीधा ही अंजू की लाश देखने को मिलती है। ये सारा वर्जन अंजू की फैमिली का था। और अब एलिगेशन ये था कि उस रात इन दोनों का झगड़ा हुआ शोएब जेड वाली बात को लेकर, वैसे ही अंजू से इरिटेटेड रहते थे, उसके ऊपर से इस बात का भी डर था कि मेरी फ्रॉड वाली बातें सरेआम पब्लिक में अगर अंजू ने बता दी तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से शोएब ने अंजू का कत्ल किया और फिर सारे सबूत मिटा दिए, ये अंजू की फैमिली का कहना था। शोएब के लॉयर्स ने इन इल्जामात को डिफेंड किया, अपोज किया इन सब का। शोएब केस में मर्डर चार्ज ऐड करने की अपील हाई कोर्ट में पहुंची। वहां पर यह अपील करी गई कि बॉडी को री एग्जामिन करा जाए और दोबारा सारे फैक्ट्स कनेक्ट करे जाएं। और शोएब के वकीलों ने अपनी दलीलें कोर्ट में पेश करी और कहा कि 12 साल पहले की बॉडी को आप कैसे री एग्जामिन करेंगे। अब 3 लोग, यानी कि 3 अलग अलग डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया री एग्जामिन करने के लिए। उनमें से 2 डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ ये इंजरी सुसाइडल है। डॉक्टर्स ने बोला कि ये इंसान अपने आप को ऐसे इंजर्ड कर सकता है, मार सकता है चाकू। लेकिन एक डॉक्टर ने बोला कि ये मर्डर भी हो सकता है। और फिर शोएब पर मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए। अंजू की फैमिली के हिसाब से एक बहुत बड़ी दलील ये भी थी कि ऐसे केस में इंसान खुद को कई बार कैसे चाकू मार सकता है। चाकू से पहला वार करने के बाद ही एक भयंकर दर्द होता है इंसान को, जिसकी वजह से वो दूसरा वार अपने ऊपर किस तरीके से करेगा ये संभव नहीं है। अब इस केस की सबसे अहम कड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस भी सामने आ गया। याद है मैंने आपको बताया था कि जिस रात ये हादसा हुआ उस रात शोएब का पीएसओ घर के बाहर ही मौजूद था। जब अंजू को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उस पीएसओ ने गाड़ी में अंजू को पकड़ा हुआ था, वो मौजूद था वहां पर। उसने कोर्ट में ये बयान दिया कि अंजू मैडम बार बार ये कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचा लो। इसमें एक थ्योरी चाकू की भी निकल कर सामने आई। दरअसल जिस चाकू को इस्तेमाल किया गया था इस हादसे के अंदर, फोरेंसिक टीम को उस चाकू पर ना ही अंजू के और ना ही शोएब के किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसके अलावा कई सारे इल्जाम ऐसे थे जो कि शोएब के खिलाफ थे। शोएब के वकीलों ने कई दलीलें दी लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 16 दिसंबर 2017 अंजू के मरने के 17 साल बाद एक लोअर कोर्ट ने शोएब इलियासी को डॉरी और उसके रिलेटेड जितने भी केस थे सबसे बरी कर दिया, लेकिन शोएब को अंजू के कत्ल के जुर्म में दोषी करार दे दिया। शोएब को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये सुनकर शोएब कोर्ट में खड़े होकर चिल्लाते हुए बोले कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं बेगुनाह हूं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी और वहां सारे केस को दोबारा से सुना गया
अब इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात जो लगती है अभी तक, वो ये थी कि अंजू की फैमिली का यू टर्न। शुरू में अंजू की फैमिली का कुछ और रवैया था शोएब के लिए। हादसे के कुछ वक्त बाद तक शोएब उनके घर में भी रहे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही अंजू की बहन आती है कनाडा से, रश्मि, तो ये सारे के सारे एलिगेशंस दोबारा फ्रेम किए जाते हैं और वो आकर कोर्ट में बोलती है कि मुझे अपनी भतीजी की कस्टडी नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। एक और बात जो बार बार सरकारी वकील कह रहे थे वो ये थी कि इंसान बार बार खुद को क्यों मारेगा। एक बार अपने आप को चाकू से जख्मी करने के बाद दोबारा स्टैब करने की हिम्मत नहीं रह जाती इंसान में। और शोएब के वकीलों ने इस बात को डिफेंड किया, इस इल्ज़ाम को डिफेंड किया और बोला कि ये संभव हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल है। इंसान गुस्से और पागलपन में जो वो क्षण होता है उसमें अपना आपा खो बैठता है, जिसमें कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि लोग अपने माँ बाप तक को मार देते हैं, लोग अपने बच्चों को मार देते हैं। तो ये चीज भी पॉसिबल है कि इंसान अपने आप को स्टैब कर सकता है कई बार। उस रात उनके घर के बाहर पीएसओ खड़ा था, शोएब का बार बार आया था और दोनों में से किसी ने कोई झगड़ा होते हुए नहीं सुना। अब ये सुनिए सबसे बड़ी बात। शोएब के पीएसओ जब उनके साथ हॉस्पिटल जा रहे थे तो उन्होंने कोर्ट में ये बयान दिया था कि उस वक्त मैडम ने बोला था कि बहुत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लो। लेकिन अब टेस्टमनी का पूरा सच सामने आया। पीएसओ ने बताया कि ये बात मैडम ने पति शोएब को बोली थी, ना कि पीएसओ को बोली थी। अंजू ने शोएब से कहा था कि शोएब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, गुस्से में प्लीज मुझे बचा लो। अगर अंजू पर यह हमला शोएब ने किया होता तो दिल्ली पुलिस के पीएसओ को वो कंप्लेन करती उस वक्त कि इस शख्स ने मेरे पे हमला किया है, शोएब ने मेरे पर हमला किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने इस केस को सुना और माना कि पूरे हादसे में कई राज, कई सवाल छुपे हुए अनसुलझे हैं। ये माना कि अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं इस केस के अंदर, लेकिन ये तो पक्का है कि शोएब इलियासी ने अपनी बीवी का, अंजू का कत्ल नहीं किया था। शोएब इलियासी को रिहा कर दिया गया। शोएब इलियासी अपनी बच्ची के साथ मिले। उनकी बेटी को पूरा यकीन था कि शोएब इलियासी बेगुनाह है। शोएब ने कहा कि उनकी जिंदगी के 18 साल इस केस में बर्बाद हो गए। उनका वक्त, उनका कैरियर, उनकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया इस केस ने। लेकिन शोएब ने इस केस के बाद अपनी जिंदगी संभाल ली। जेल में शोएब ने श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद पढ़े, उनसे इंस्पायर होकर एक किताब भी लिखी और धीरे धीरे पब्लिक लाइफ में उन्होंने वापसी करी। लोगों के लिए ये कहानी एक मसालेदार क्राइम थ्रिलर, क्राइम मिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखें तो ये कहानी एक इंसान की ट्रेजिक लाइफ की है, ट्रेजिडी की है। दो प्यार करने वाले इंसानों की जिंदगियों को किस तरह फेम, पैसा, प्रेशर, इन तीनों ने मिलकर बिखेर दिया था, बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, हर किसी के बस की नहीं होती है इन तीनों चीजों को हजम करना। इनके लिए एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, इनको हैंडल करने के लिए अपनी लाइफ के साथ। एक घर उजड़ गया, एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी और एक छोटी सी बच्ची का बचपन बिना माँ के बीत गया, और दो खूबसूरत प्यार करने वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर इस कहानी से आप प्रभावित हुए हैं, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, कुछ सीखने को मिला है, किसी चीज का आपको एहसास हुआ है या आपको कुछ सोचने पर इस कहानी ने मजबूर किया है, तो इस पूरी घटना के बारे में अपनी राय जो है
वो लिख कर मुझे कमेंट में भेजिए और मुझे ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स भारत को, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, जो कि सुनने में भयानक सपने की तरह होती हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ड्रामा नहीं होता, कोई फिक्शन नहीं होता। ये सिर्फ सच्ची कहानियां होती हैं, सच्चे तजुर्बे होते हैं जिंदगी के। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।